उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की नींव पर खड़ी है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब पुलिस वाले पर ही अराजक तत्व हमला कर दें तो क्या होगा। जी हां, ऐसी ही हिमाकत की गई है यूपी के एक जिले में, जहां एक ईमानदार पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने बीच चौराहे पर उस पुलिस वाले पर हाथ उठाया, उसकी वर्दी फाड़ दी। फिर क्या था, 48 घंटे में ही योगी फोर्स ने उन दबंगों के सिर से अराजकता का भूत ऐसा उतारा कि आज वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचे हैं और अपने किए की हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश में अराजकता वाली गर्मी सीएम योगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई गर्मी दिखाता भी है तो उसकी गर्मी शांत करने का जिम्मा योगी फोर्स के कंधों पर है। योगी फोर्स न सिर्फ अपराधी की गर्मी शांत करती है, बल्कि उसे कंधा भी देने का काम करती है। तस्वीर में दिख रहे ये दोनों आरोपी अराजकता के रास्ते पर बेलगाम होकर दौड़ रहे थे, कानून को खुली चुनौती दे रहे थे। लेकिन जब योगी फोर्स ने इनका ठीक ढंग से इलाज किया तो अराजक पांव लड़खड़ा उठे। कानून के शिकंजे में आते ही अराजक मानसिकता की मरम्मत हुई तो ये बदमाश अपने किए पर हाथ जोड़ने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों का कसूर क्या है जो इनकी ऐसी खातिरदारी हुई है। दरअसल ये मुजफ्फरनगर के वही दबंग हैं जिन्होंने योगी फोर्स के ट्रैफिक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था। बीच सड़क पुलिस वाले की बुरी तरह पिटाई की, उसकी वर्दी फाड़ दी थी, उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिस राज्य में अपराधी पुलिस का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं, वहां ऐसी हिमाकत करना मतलब यमदूत को दावत देने जैसा है। इसमें 109 बीएनएस के तहत जो हत्या का प्रयास का मुकदमा होता दर्ज किया गया था और इसमें 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है सचिन और सूरज नाम के व्यक्ति, एक लोनी और एक शाहदरा दिल्ली का रहने वाला है, एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। विधिक कार्रवाई करते हुए, कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दबंगों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी तो योगी फोर्स ने 48 घंटे में ही ऐसा ट्रीटमेंट किया कि दबंगई वाली गर्मी कानून के आगे रेंगती नजर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमला करने वालों के सिर पर बाल हैं, लेकिन लंगड़ा रहे इनमें से एक के सिर पर कम बाल तो दूसरे के सिर से बाल ही गायब हैं। दरअसल इन दबंगों ने कानून पर हमला तो कर दिया, लेकिन जब इन्हें याद आया कि उन्होंने योगी फोर्स से पंगा ले लिया है तो बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया। किसी ने सिर मुंडवाया तो कोई आधा गंजा हो गया। फिर भी ये योगी फोर्स के हाथों में आ ही गए। योगी फोर्स जहां अपराधियों के लिए फायर है, वहीं मासूमों के लिए फ्लावर है। इसकी वानगी मुजफ्फरनगर की इसी घटना में दिखी। ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के बाद ये दोनों आरोपी अपनी कार को लॉक करके मौके से फरार हो गए। वो भूल गए कि कार में एक मासूम बच्ची भी है। जब योगी फोर्स मौके पर पहुंची तो कार में लॉक बच्ची का दम घुटने लगा था। इसके बाद पुलिस वालों ने कार के शीशे को तोड़कर मासूम की जान बचाई। यानी जिस खाकी को दबंगों ने चुनौती दी, उसी खाकी ने उनके घर के चिराग को बुझने से बचाया। इन लंगड़े चाल वाले 4 युवकों को देखिए, सब के सब योगी फोर्स के कंधे का सहारा लेकर चल रहे हैं। इनकी चाल बिगड़ी है इनकी करतूतों की वजह से। ये चांडाल चौकड़ी गलत नियत से बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी, उनसे छेड़खानी करती थी, लेकिन अब इनका हिसाब ऑन द स्पॉट हो रहा है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है।
सीएम योगी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। अगर कानून व्यवस्था या फिर बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो ऐसा हिसाब होगा जिसे अपराधी की 7 पीढ़ी याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ईमानदार पुलिस वालों के साथ हर मौके पर खड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर एक्शन लेने में तनिक भी देर नहीं करते। ऐसे ही 100 करोड़ी डीएसपी को योगी ने नाप दिया। कानपुर के डिप्टी एसपी रहे ऋषिकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ, और वो भी सिर्फ 10 साल की नौकरी में। जिसके बाद योगी ने भ्रष्टाचार पर हंटर चलाने में देर नहीं की और उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को नाप दिया। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। जो भ्रष्टाचार करेगा वो भुगतेगा। योगी छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। जिस सूबे के सीएम भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प ले चुके हों, वहां 100 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्ट अफसर बच कैसे सकता है? पुलिस की वर्दी पहने ये हैं सीओ ऋषिकांत शुक्ला, जिनको योगी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार की सजा दे दी है। कानपुर के डिप्टी एसपी रहे ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। दारोगा बनकर ऋषिकांत शुक्ला ने यूपी पुलिस की वर्दी पहनी थी और तरक्की पाकर सीओ तक पहुंचे, लेकिन बेहिसाब दौलत कमाने के लिए ईमान को गिरवी रख दिया और वर्दी पर दाग लगा दिया। 1998 से 2009 के बीच कानपुर में तैनाती रही और इस दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन गए। गृह विभाग के सचिव ने निलंबित कर दिया है। दरअसल कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के दौरान भूमाफिया अखिलेश दुबे से ऋषिकांत शुक्ला के कनेक्शन मिले, जिसकी बाद जांचें हुई और जांच के बाद में आय से अधिक 100 करोड़ की संपत्ति उनकी आकी गई है। योगी सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। ये डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को भी पता था, लेकिन बेहिसाब दौलत की हसरत में वो भूल गया। वो माफिया अखिलेश दुबे का शागिर्द बन गया और काली कमाई का चैंपियन। कानपुर से लेकर दिल्ली, नोएडा तक काली कमाई से महंगी प्रॉपर्टी का मालिक बना। एसआईटी को जांच दी गई थी, उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। ऋषिकांत शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम करता था, लेकिन काला कारोबार भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कर रहा था। काली कमाई से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना ली, जिसमें डायरेक्टर पत्नी को बना रखा था। इस कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था। ये कंपनी कुछ नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई थी। जब काली कमाई की शिकायत की जांच के लिए एसआईटी बनी तो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की एक एक परत बेपर्दा हो गई। निलंबन से पहले ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे। अब जब वो सस्पेंड हो गए तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये ऋषिकांत शुक्ला की जमीन है, लगभग 2.5 बीघे की जमीन बताई जा रही है कि 2.5 बीघे जमीन है और इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि ये ज़मीन उन्होंने हाल फिलहाल साल 1.5 साल के अंदर ही खरीदी है। ऐसे ही हाईवे पे 3 से 4 ज़मीनें और हैं। शहर में 12 ज़मीनें, 11 दुकानें, इसके साथ होटल भी उनके बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही सभी अफसरों को चेतावनी दे दी, करप्शन करने वाले नहीं बचेंगे, और इसलिए डिप्टी एसपी नाप दिए गए। लेकिन योगी विरोधी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में अपनी सियासत चमकाने से पीछे नहीं हट रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली, तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितनी।
जिनके प्रशस्त्व के आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे हैं। भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। हालांकि एसआईटी की जांच में ऋषिकांत शुक्ला के साथ साथ डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह, विकास पांडे, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, सभाजीत मिश्रा, अमान मिश्रा के भी नाम सामने आए। ये सभी वर्दी वाले भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कमाई कर रहे थे। अखिलेश दुबे तो इस वक्त जेल में बंद है। भ्रष्ट पुलिस अफसर ऋषिकांत शुक्ला का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि निलंबन के बाद अब विजिलेंस जांच बिठा दी गई है, जहां उन्हें अवैध कमाई का पाई पाई का हिसाब देना होगा। प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी फोर्स लगातार अपराध जगत के बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस रही है। ऐसी ही कार्रवाई योगी के गढ़ गोरखपुर में भी खाकी ने की है, जहां AK-47 और रेड गैंग बदमाशों का पुलिस ने न सिर्फ इलाज किया है, बल्कि उन्हें अपराध का रास्ता छोड़ने को मजबूर कर दिया। ये गैंग वॉर की तस्वीरें हैं। लाठी डंडे चल रहे हैं, ईंट पत्थरों से हमला हो रहा है। मामूली विवाद से शुरू हुई कहासुनी के बाद हवाई फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई। सड़क पर बवाल है, इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि गोरखपुर में दिन दहाड़े 2 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगा। आरोप AK-47 और रेड गैंग के बदमाशों पर लगा। इसके बाद योगी पुलिस ने जो इलाज किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए, यही आरोपी छात्रों पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर योगी फोर्स के इंसाफ की है, जिसमें लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इन आरोपियों की जो शामत यूपी पुलिस ने बुलाई, वो शायद ही ये कभी भूल पाएंगे। योगी के शहर में AK-47 गैंग का गेम ओवर। योगी फोर्स कैसे इन तक पहुंची और इन आरोपियों पर नकेल कैसे कसी गई, ये आपको बताएं। उससे पहले आप इन आरोपियों को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कीजिए। इनकी हालत देखिए। लंगड़ी चाल, चेहरे पर मलाल, और योगी फोर्स का इंसाफ इन्हें दिन में तारे दिखा रहा है। आज एक लाइन में चुपचाप लंगड़ी चाल चल रहे अपराधी एक हफ्ते पहले तक लोगों में खौफ का दूसरा नाम बन गए थे। योगी फोर्स ने इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। अपराधी भी एक दो नहीं, गिनती में पूरे 21 हैं। लोगों में इनकी डर और दहशत को खत्म करने का जिम्मा गोरखपुर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी SSP राजकरण नैयर ने उठाया। नतीजा ये कि अब गैंग के 21 गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी फरार हैं। कुछ दिनों पहले एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें AK-47 नामक एक गैंग द्वारा काफ़ी लोगों को परेशान किया गया तो मारपीट की गई थी। इसमें कल तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। उसी क्रम में 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कोई भी ऐसा गैंग मेंबर जो इस गैंग से अपने को जुड़ा मानता था, वो नहीं छूटेगा। योगी फोर्स के लिए उपलब्धि इसलिए बड़ी है क्योंकि AK-47 और रेड गैंग का गोरखपुर में खौफ था। मारपीट, वसूली और दबंगई आम बात हो गई थी। बहुत अच्छी कार्रवाई है। ये क्षेत्र में लोग दहशत फैलाते थे, रेड गैंग और AK-47 के नाम पे लोग दहशत फैलाते थे। आए दिन झगड़ा, मारपीट, ये वो यही सब करते थे। ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह गेम लोग मारपीट कर रहे थे और पुलिस बहुत अच्छा यह काम किया। रेड गैंग को 2018 में बनाया गया था। इसका सरगना धर्मात्मा निषाद था, जिसका क्षेत्र में काफी दबदबा था। लेकिन इसके सरगना धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद ये गैंग 2 धड़ों में बंट गया। एक का नाम पड़ा रेड गैंग और दूसरे का नाम पड़ा AK-47 गैंग। दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। 27 अक्टूबर को खूनी संघर्ष भी उसी वर्चस्व के चलते हुआ। रेड गैंग के मेंबर अपने बालों को लाल रंग में रंगवाते थे। योगी फोर्स के डर से अब वो बाल मुंडवा कर फरार हैं। लेकिन लुका छिपी का खेल कुछ ही दिन में खत्म हो गया। योगी फोर्स ने एक बार फिर अपराधियों को चिता दिया। कानून तोड़ने वाले अब किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरा रंग हमेशा से ही शांति का प्रतीक रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में हरे रंग का अर्थ बदलता रहता है। उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दलों ने सरकार पर तोहमत मढ़ी तो सीएम धामी ने साफ शब्दों में हरी चादर पर बुलडोजर वाला प्रहार कर दिया। वहीं महाराष्ट्र में जब नितेश राणे ने हरे सांप का जिक्र छेड़ा तो भाईजान आग बबूला हो उठे। काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत।
कहे हम तो हिंदू राष्ट्र है। ये धानु के तुम्हारे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। भारत की सरजमीन हमारे बाप दादा की है, हमारे पुरखों की है। इसकी आज़ादी में हमने कुर्बानियाँ दी हैं। लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में हरा रंग अवैध कब्जे का सिंबल बनता जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान जब विपक्षी नेता ने धामी सरकार पर विशेष समुदाय पर अत्याचार का अनर्गल आरोप लगाया तो धामी ने चादर गिरोह को आड़े हाथों ले लिया। जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चल रहा है। चादर गैंग के लिए सीएम धामी ने मैसेज क्या दिया और अगले ही दिन असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला। पीले पंजे से पहले ही बार में अवैध मजार की दीवार को चीर कर रख दिया गया। दूसरे बार में कब्जा गैंग की ईंट को उखाड़ा गया। बुलडोजर का तीसरा और चौथा वार इतना जबरदस्त था कि अवैध मजार की छत के परखच्चे उड़ गए। दरअसल चादर गिरोह ने सिंचाई विभाग की 2 बीघा जमीन पर अवैध मजार बनाकर कब्जा जमा लिया था और वो भी धर्मनगरी हरिद्वार में। बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो अवैध कब्जे वाला मंसूबा ईंट दर ईंट उखड़ता चला गया। पीले पंजे ने कुछ ही मिनटों में पूरी मजार को मलबे में तब्दील कर दिया। 16 अक्टूबर को हमारे ऑफिस से उनको नोटिस दिया गया। मजार को हटाया भी नहीं गया इनके द्वारा और नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया। नोटिस पीरियड बीतने के 4-5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हरे रंग वाला विवाद देवभूमि तक ही सीमित नहीं है, वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। अपने विवादित बयानों से हर बार सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने हरे सांप पर करारा वार किया है। काही लोक इथे लायकीप्रमाणे जास्त गोळा व्हायला लागलेला आहे, ते विसरून गेले जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत तर हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये हे सर्व धर्म समभावची पिपडी आम्ही वाजवणार नाही। राणे के इस बयान ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या नितेश राणे मुसलमानों को हरा सांप कह रहे हैं? राणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों में मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि राणे हिंदू वोटर्स को एक करना चाहते हैं। जब भी हिंदू साथ में रहा है, संगठित रहा है, हमारे मोदी जी ने पे तो वही तो नारा दिया था, एक है तो सेफ है। इससे जो हमारे योगी जी बोल रहे हैं कि जितना हम हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे सारे हिंदू हम एक साथ रहेंगे तो आगे पीछे किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव हो, हमारे उत्सव हो, त्योहार हो, सभी हिंदुओं ने साथ में रह के अपनी ताकत दिखानी चाहिए। नीतीश राणे हरे सांप के साथ साथ भले ही हिंदू एकता की भी बात कर रहे हो, लेकिन भाईजान को हरा सांप और पाकिस्तान जाने वाला संदेश ही समझ में आया। 1857 से लेकर के 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन सिंदूर तक हमने कुर्बानियां दी। हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद क्यों चले जाएं? अगर जाना है तो नीतीश राणे जाएं, मुसलमान नहीं जा सकता है। ये हिंदुस्तान, ये हमारे बाप दादा पुरखों की सरजमीन है। एक तरफ सीएम धामी हरी चादर के नाम पर कब्जे को मिट्टी में मिलाने की मुहिम छेड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ राणे हरे सांप से सावधान रहने को कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही नेताओं का एक्शन धर्म विशेष को चुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। चुनाव आयोग ने आज से 12 प्रदेशों में SIR 2.0 का आगाज कर दिया है। यूपी से लेकर बंगाल तक घर घर जाकर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चलाया जाएगा, जिस पर यस सर नो सर वाले सुर आने शुरू हो गए। यूपी के मुस्लिमों को SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। यस सर नो सर पर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर विरोध में आवाज बुलंद की। वो कह रही हैं कि यह अभियान बीजेपी का है और घुसपैठियों के नाम पर बंगाली वोटर्स को डराया जा रहा है। ये जो भी जिसका भी कहीं से गड़बड़ है वो सब सही हो रहा है।
ये इससे हम सरकार का पूरी सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने की एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसको करा रहा है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान पर भाईजान की जुबान बट गई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कह रहे हैं उन्हें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, वहीं ममता दीदी के बंगाल में मुस्लिम कह रहे हैं कि उन्हें एसआईआर कबूल नहीं है। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे वर्जन को आज पूरे देश में लॉन्च कर दिया है। एसआईआर 2.0 के तहत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर पर बीएलओ जाएंगे। बूथ लेवल अफसर ये पता लगाएंगे कि मतदाता वही है जिनका नाम पता वोटर लिस्ट में मौजूद है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है, इसीलिए विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों में ये भय जरूर फैला रही हैं कि एसआईआर के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। पर जिस एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाचन आयोग ये जो है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी ये चीज़ें हैं, ये निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो इसमें सरकार पे ब्लेम लगाने की क्या जरूरत है? मतलब आप लोगों को भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा है। आईडी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, अगर सही है तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार का काम है भाई, वो अपना काम करेगी, हमारा काम जो है वो हम करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आदमी को। नागरिकता यहाँ हिंदुस्तान की, तो हमको उसमें क्या दिक्कत है? मैं हूँ तो रहूँगा ही, जिंदगी रहूँगा, हमेशा दिखाऊँगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कुआं का उगाल होता है, समुंदर का सफाई होता है, उस तरीके देश का थोड़ा सा गंदगी होगा से सफा होगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भले ही एसआईआर से परेशानी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को इस पर ऐतराज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एसआईआर मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी करवा रही है और इसका मकसद सिर्फ बंगाल के वोटर्स को डराना है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने रैली करके बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला और आरोप लगा दिया कि बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर राज्यों को बदनाम कर रही है। एसआईआर का मकसद फर्जी और ऐसे वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना है जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है या फिर उनके पास खुद को वहां का निवासी साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बंगाल के मुसलमान एसआईआर से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यह अभियान उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए चलाया जा रहा है। ये टोटल एक माइनॉरिटी के ऊपर में ये टारगेट किया रहा है, ये हमेशा किया रहा है। इन लोगों को ये शक है कि विदेश से, बांग्लादेश से सब आए, मगर हम लोगों का 4-5 पुश्त यहाँ है, यहाँ से पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं। हमें डर किसी बात का नहीं है। बात यह है कि हमारा नाम रहते हुए हमारा बाप दादा सबका नाम है, तो फिर आप चुनिंदा हम ही लोग के ऊपर ये जितना सरकार में जो है उन लोगों का बोलना देखिएगा, ये सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। 2024-25 का लिस्ट लेकर चेक कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि 2002 का लिस्ट दिखाओ। तो 2002 का भी जिसका लिस्ट है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में किसका नाम रहेगा, किसका नाम हटाया जाएगा। आपके सामने में सर्वे कुछ और होगा और रिपोर्ट कुछ और होगा। एसआईआर 2.0 को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार की तरह इन राज्यों में भी वोटरों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा और ये भी तय है कि अगर कोई घुसपैठिया होगा तो उसका नाम निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही कुछ पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं ताकि अपना वोट बैंक मजबूत कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में अभियान चलाकर माफिया के कब्जे से अवैध जमीन को लगातार खाली कराया जा रहा है और इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन को खाली कराकर वहां 10,70,000 रुपए की कीमत के फ्लैट्स बना दिए गए, जिनकी चाबी कुछ घंटों के बाद सीएम योगी खुद आवंटियों को अपने हाथ से देंगे। माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये बयान अब से कुछ ही घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से करीब 600 किलोमीटर दूर बिहार के समस्तीपुर जिले में दिया था। योगी जो बोलते हैं वो करते भी हैं
इसकी बानगी लखनऊ के डालीबाग इलाके में बने नए फ्लैट्स हैं। ये कोई मामूली फ्लैट्स नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है जिसे योगी प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराया था और अब से कुछ घंटे बाद योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से इन 72 फ्लैटों की चाबी गरीबों को बांटने वाले हैं। लखनऊ में डालीबाग इलाके में मौजूद मुख्तार अंसारी की खाली कराई गई जमीन पर अब फ्लैट बनकर के तैयार हो चुके हैं और आज इसकी लॉटरी भी निकाल दी गई है। तमाम आवंटियों को अब इस फ्लैट की चाबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। बिहार चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और इसी के साथ चुनाव प्रचार के पहले राउंड का अंत भी आज हो गया। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की। आज दरभंगा में उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में जुटी भीड़ ने बिहार का चुनावी भूगोल, चुनावी पिक्चर काफी हद तक साफ कर दी है और ये भी बता दिया है कि योगी दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी पूरी तरह छा गए हैं। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। मोदी नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाए। गेरुआ पगड़ी, गेरुआ पटका और गेरुआ चोगा, हाथ में कमल, बुलडोजर से योगी पर पुष्प वर्षा। ये बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के लास्ट डे की हाइलाइट्स हैं। इन तस्वीरों को देखकर सियासत के पप्पू, टप्पू और अप्पू के कलेजे पर सांप लौटने लगे हैं, क्योंकि योगी जहां जाते हैं वहां से सबसे बड़ा हीरो बनकर ही बाहर निकलते हैं। फिर चाहे योगी का जलवा उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा चुनाव में रहा हो या फिर महाराष्ट्र इलेक्शन जिताने में उनका योगदान, योगी हर दफा तुरुप का वो इक्का साबित हुए हैं जिन्हें विपक्षी ना भेद पाए ना झुका पाए। अब बीजेपी का ये इक्का बिहार का हीरो बनता दिख रहा है। सिर से लेकर पैर तक योगी की वेशभूषा और जुबान पर भी केवल राम का नाम। बिहार निवासियों की ये भीड़ बयां कर रही है कि योगी उनके लिए सिर्फ एक नेता नहीं, स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एक आदर्श भी हैं। बिहार की जनता से मिले सम्मान को देखकर योगी भी गदगद दिखे। दरभंगा के लोहिया चौक से योगी आदित्यनाथ ने जब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की तो हजारों लोगों का हुजूम उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया। भीड़ को कंट्रोल करना खाकी वर्दी वालों के लिए चुनौती जैसा दिखा। रोड शो के साथ पैदल चलने वालों की गिनती करना भी मुश्किल था। बुलडोजर बाबा पर बुलडोजर से ही फूल बरसाए गए। योगी के रोड शो में 1 किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी। रोड शो में एक लड़की तो भगवा रंग में बुलेट पर सवार होकर आई। भगवा रंग से पटी सड़कें बयां कर रही थी कि योगी तो फर्स्ट राउंड में ही छा गए। रोड शो के रास्ते में घरों की छत पर मौजूद महिलाओं ने योगी की आरती उतारी। और युवा आप हमारे हीरो हैं के पोस्टर लेकर योगी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। योगी के ब्लॉकबस्टर रोड शो में ढोल की गर्जना बता रही थी कि बिहार के दिल में क्या है। रोड शो के बाद योगी ने समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी मंच संभाला। योगी मॉडल वाला एक और वादा कर दिया।
बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं। फर्स्ट राउंड के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी ने ताबड़तोड़ 4 रैलियों के जरिए बीजेपी के लिए वोट मांगा। दरभंगा समस्तीपुर के बाद योगी ने लखीसराय और गोपालगंज में जनसभाएं की। लखीसराय की जमीन से योगी ने बिहार के अपराधियों को भी चेतावनी दे दी कि यूपी का बुलडोजर बिहार में भी अपराध को चबा डालेगा। किसी गरीब की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है, चाप डालेगा उसको। तो बिहार चुनाव में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी का राउंड 2 के लिए स्पेशल प्लान तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं वाली सीट के आसपास की सीटों पर ही सीएम योगी की सभाएं लगाई जा रही हैं, जिससे उन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके और मजबूत चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। फर्स्ट राउंड में योगी के चुनावी बाढ़ ने विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। गोपालगंज में योगी ने प्रचार के पहले फेज की आखिरी रैली की, जिसमें विपक्ष पर ऐसे सियासी बाढ़ छोड़े कि उसकी हवा टाइट कर दी। अब लालटेन युग समाप्त, अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है। बिहार अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। योगी अपने इसी धारदार अंदाज के कारण बिहार चुनाव के फर्स्ट राउंड में ही छा गए, लेकिन उनकी असली परीक्षा 36 घंटे बाद शुरू होगी, जब बिहार की जनता अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।